गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, हम लोग सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के बारे में आज जानते हैं। आज बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन आपका, और स्ट्रेट लाइन में मैं गारंटी लेता हूं आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी यदि हमारे साथ आप लगे रहे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। सिर्फ आप मेरे साथ लगे रहिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं उम्मीद करता हूं 100% आपको स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर देखना, गारंटी है मेरी कि स्ट्रेट लाइन हमेशा ये पूरा आ जाएगा आपको, बट आप हमारे साथ लगे रहो। जो मैं बताऊं ध्यान से देखना। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, चतुर्थांश के बारे में आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, आज फिर से हमने क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, इस पर वाई अक्ष बोला जाता है, इसे मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु बोला जाता है, या बोल देते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और जो क्षैतिज रेखा होती है हमारी, उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, तथा जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। अब देखो, जो एक्स अक्ष होता है उसको हम भुज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बाबू? भुज के नाम से जानते हैं। किसे? जो एक्स अक्ष होता है। तथा जो वाई अक्ष होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से जानते हैं। इसको भुज के नाम से जानते हैं, इसको कोट के नाम से जानते हैं। और जब कभी हम निर्देशांक लिखते हैं तो मान लो हमें लिखना है, ये जैसे है, मान लो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4। आपको पता है जो एक्स अक्ष होता है, इस साइड जो राइट हैंड से होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। इधर जो होते हैं -1, -2, -3, -4, ये सभी ऋणात्मक होते हैं। एक्स डैश, ये वाई डैश। वाई इधर क्या होता है? ये 0 होता है। इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपको ये पता होगा, आप हाई स्कूल में पढ़े हो। जैसे हमें इस पॉइंट को दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे? 4,3 लिखोगे। कहने का मतलब है मेरे बाबू, 4 किस पे है? भुज वाले पे है ना। तो सबसे पहले भुज को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं? कोट को लिखते हैं। पहले भुज को लिखते हैं, बाद में कोट को लिखते हैं। कहने का मतलब है कि पहले जो है एक्स एक्सिस वाले मापांक को लिखते हैं, जो माप होता है, बाद में हम वाई एक्सिस के माप को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स अक्ष, बाद में वाई अक्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब व शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, जिससे और लोगों तक हमारे वीडियो आसानी से पहुँच जाए। अब देखो आगे क्या कर रहा कि अगर हमें बीच की दूरी निकालना हो तो हम एक सूत्र जानते थे कि जैसे अगर ये देखो कोई पॉइंट दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, ये इसका निर्देशांक क्या है? x, y, अर्थात मान सकते x1, y1। इसका जो है ये आपका a है, ठीक, a, इसका जो निर्देशांक है x1, y1 है, और इसका जो निर्देशांक है x2, y2 मान लेते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पर। तो हम क्या हाई स्कूल में जब बीच की दूरी का सूत्र निकालते थे तो हमने क्या बताया था? जो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो हमने वहां पे चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था? जो बीच की दूरी, मान लो ए बी के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता था वो हमने क्या कहा था? अंडर रूट में, यहां लिख दे रहा हूं, x2 से x1 को घटा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, हमने x2 किया, x1 किया, कुछ भी नहीं मेरे भैया, आप x1 - x2 भी कर सकते हो। x1 - x2 करो, या क्या करो, x मतलब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों का आंसर सेम आएगा। थोड़ा अच्छा लगता है कहने में, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चाहे जैसे करोगे आंसर उसका सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि स्क्वायर है, अगर इसकी माइनस में वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए चाहे इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, दोनों सेम है, कोई भी दिक्कत कहीं
नहीं है। तो देखो ये आपका बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें कि 6 माइनस 4, मतलब यहाँ पे ऐसे ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख दें 6 माइनस 4 और इसे क्या लिख दें, इसे कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन हो, अपने हिसाब से लिख दो या मेरे हिसाब से लिखो कि जैसे अगला सवाल 3 0 लिख दीजिए, 3 क्या लिख दो 0 लिख दो। तो देखो x2 कितना है आपका 3 है, तो आप x2 की यहाँ पर मतलब AB के बीच की दूरी क्या होगी, x2 जो मेरा है इसको प्रूफ भी करवाया जाता है, हमने हाई स्कूल में करवाया भी है। तो देखो x2 क्या है 3 है, 3 लिख दो, x1 कितना है 6 है, 6 लिख दो और दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है माइनस y1 कितना है -4 है, देख लो और क्या होल स्क्वायर। देखो ये होगा 6 में से 3 गए -3 का स्क्वायर प्लस 0 तो होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मिलेगा 3 का स्क्वायर कितना 9 और देखो 3 का स्क्वायर का मतलब -3 गुणे -3 इक्वल टू कितना 9 और ये माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर 16 कितना 16 और ये हो जाएगा 9 + 16 इक्वल टू 25। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। मतलब आप बता सकते हो कि जो ए बी की बीच की दूरी है, ए बी की बीच की दूरी है वो कितना है 5 इकाई यहाँ से आपका आ गया। तो इस प्रकार से हम बीच की दूरी पे क्या करते हैं, सवालों को लगा लेते हैं, सवाल हल कर लेते हैं। देखो अवॉइड मत करना कि ये मुझे आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हम और भी कुछ बताएंगे जो आपको नहीं आ रहा है, बहुत कुछ तरीका बताएंगे जिससे आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को बहुत जरूर मत कीजिएगा, आप एक साइड से पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, ध्यान से देखना। आगे ये आपको बता रहा हूँ कि मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ भी दिया हो, जैसे मान लो ये आपका है, ये पॉइंट है आपका, ये आपका A है, ये B है और ये पॉइंट आपका C है, ओके। अब यहां से आपको अगर इसका मानो निर्देशांक क्या है x1 और y1 है, इसका निर्देशांक x2 और y2 है और इसका मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। अब अगर हमें ये बता दें कि ये m अनुपात n के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये क्या है जो a b है, c जो है मध्य बिंदु जो भी हो, हमें नहीं पता मध्य में कहाँ पे है, क्योंकि ये जब एक एक आ जाएगा तो मध्य बिंदु होगा, लेकिन एक एक तो है यम और यन दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको मध्य में नहीं कह सकते। तो ये यम अनुपात यन के रूप में है। तो हमें विभाजन का जो मतलब क्या कहते हैं इसे, अंतः विभाजन का सूत्र या सिर्फ विभाजन का सूत्र भी लिख सकते हो। विभाजन का सूत्र का मतलब विभाजित करना है ना दो अलग अलग पार्टों में। तो x y इक्वल क्या होता है भैया, ये होता है कुछ भी नहीं, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, यम है ना, तो यम को किससे गुणा करो, यम को इधर वाले से गुणा करो, m गुणे क्या होता है, कभी कभी अगर आप यम1 और यम2 मानो तो ये हमेशा मिलता है आपको, यम1 और यम2 जो होता है वो हमेशा आपको मिलता है, यमन आपको कम मिलते हैं, ओके। तो हम यम1 और यम2 मानो, चाहे जो मान ले भी मान लेना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1, तो यम1 हो गया तो x2 करो, यम1 गुणे x2 लिखते हैं, यम1 x2 लिखते हैं, तो गुणा का निशान लगाओ या ऐसे लिख दो, m1 x2 प्लस ये हो गया ना m1 x2। अब m2 को दो, m2 इधर क्या है x1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। फिर कॉमा लगाओ, अब y वाला उठाओ, y में क्या कह रहा है m1 है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये क्या है इसके निर्देशांक है। तो जी ध्यान देना, आप पहले ये भी लिख सकते थे कि m1 m2 x1 प्लस m1 x2, क्योंकि आप ये प्लस में चाहे 2 को 4 में जोड़ो चाहे 4 को 2 में जोड़ो इक्वल टू
6 ही आएगा, तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो निर्देशांक विभाजन का सूत्र होता है x, y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू मतलब कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या होता है? विभाजन का सूत्र होता है। तो इन सब सूत्रों को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर हम इसमें अगर आपसे बोले कि एक सवाल लगा देते हैं कि मान लेते हैं, हाँ एक सवाल लगा देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको एक सवाल है कि लिख भी सकते हो कि आप यहां से बता सकते हो कि उस बिंदु के निर्देशांक जो a इक्वल टू दिया 1 कामा -3, उस बिंदु के निर्देशांक जो 1 कामा -3 और b 3 कामा -3 कामा 9 है, -3 कामा b -3 कामा 9 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x y का निर्देशांक याद करो, आपको विभाजन का सूत्र पता है, तो देखो x y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1 दिया है, x2 की वैल्यू -3 दिया है, प्लस m2 की वैल्यू 3 दिया है, x1 की वैल्यू कितना दिया 1 दिया है, बटे में 1 + 3, ये हो जाएगा, कामा लगाओगे, m1 की वैल्यू 1 दिया है और y2 की वैल्यू 9 दिया है, प्लस m2 की वैल्यू 3 दिया है और y1 की वैल्यू -3 दिया है, अपान 1 + 3। अब देखो ये हो जाएगा -3 और +3 अपान 4। इसके बाद ये हो जाएगा 9 एकम 9 और प्लस माइनस 9 और क्या हो जाएगा +4। अब बताओ यहां से क्या बन रहा है आपका, ये क्या हो जा रहा है 0, 0, ये क्या बन रहे हैं 0, 0, अर्थात क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आया 0 तथा y की वैल्यू भी क्या निकल के आई 0। तो यहां से इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या निकल के आएगा 0, 0। ये जो निर्देशांक है वो कहां पे है, मूल बिंदु पे है, मूल बिंदु पे है, इसलिए यहां से x, y इक्वल टू क्या निकल के आया 0, 0, क्योंकि हम यही तो याद कर रहे थे x, y और ये x, y। तो ये 3 और 3 कैंसिल और 4 में 0 से भाग के 4, 9 से 9 कैंसिल, 4 में 9 0 से भाग के, तो ये हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये विभाजन का सूत्र था, हमने मान को रख दिया और ये आंसर आ गया। तो आपको क्या करना, बेहद सख्त एकदम मेहनत से पढ़ना, बहुत ही मेहनत करना है, जीवन में लगा दो मेहनत, खूब मेहनत करो जिससे आप सफल हो जाओ। और नहीं तो क्या होगा, अगर आप असफल रहोगे तो आज जो आपके फ्रेंड्स हैं आपको बहुत मानते हैं कि भैया आओ चलिए घूमे, कहते नहीं भैया आओ चलिए घूमे, तो भैया क्या करते हैं, उठ के चला जाते हैं। तो आपको करना क्या है, उठकर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए और आपका फ्रेंड कहीं सक्सेसफुल हो गया, तो अगर वो किसी दुकान पे बैठ के समोसा खा रहा है और आप बगल से जा रहे हो तो मुंह को ऐसे कर लेगा कि कहीं देख ना ले इसको भी खिलाना पड़े। क्यों तुमको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि कल तुम उनको नहीं खिला पाओगे, क्योंकि तुम्हारी क्षमता नहीं है बाद में खिलाने की। और खिलाओगे क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात पैसा, उसका सबसे पहले आप क्या करो कि पैसा आए कहां से, तो कहां से आएगा, जब आपके अंदर शिक्षा रहेगी, आपके अंदर योग्यता रहेगी, तो पैसा अपने आप आएगा और फिर आपको पूरा जमाना आपकी इज्जत करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, खूब मेहनत करना है, और मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और फिर आगे आपको बता रहा हूँ। तो दो सूत्र हो गए, एक बीच की दूरी के, एक विभाजन के सूत्र के। तीसरी क्या होती है कि यदि तीन बिंदु दिए हो, मान लो एक बिंदु दिया है x1 मतलब x, y, दूसरा दिया हो x1 y1 x1 और y1, तीसरा दिया हो x2 और y2, मतलब ये मान लो a है, ये आपका b है, ये आपका c बराबर दिया है। ओके, अब ये बोले कि किसी त्रिभुज के मतलब ये तीनों क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ना बाबू,
यही है त्रिभुज ना, इसमें तीन शीर्ष हैं, तो इन्हीं तीनों शीर्षों का मान दिया है। यदि तीनों शीर्षों का मान दिया है तो हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2। कोष्टक लगाओगे, लिखने का तरीका ऐसे लिख दो, x1 x2 x3 ऐसे कोष्टक बना दो, प्लस लगा दो, थोड़ा और ऐसे x2 लिखे थे ना, कोष्टक बनाओ, प्लस लगाओ, फिर कोष्टक बनाओ, प्लस लगाओ, फिर कोष्टक बनाओ। मतलब पहले हमने क्या किया, x1 x2 ऐसे सब कुछ लिखते हुए चले गए ना। अब क्या करना, y वाला पार्ट बचा, x हमने x1 x2 x3 लिख दिया। अब क्या करना, 1 है बाबू, तो यहाँ पे y2 लिखो, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद y3 ऐसे लिखो। 3 के बाद क्या आएगा, मतलब यहाँ पे 2 है ना, अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है भैया, 3 आता है ना मेरे भैया, तो क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। क्या यहाँ से अब यहाँ तक हो गया, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद पुनः क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, नहीं सर्किल बनता है 1 2 3 का, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर यहाँ 3 है तो y1 आएगा, और ये y1 के बाद y2। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला बन गया कि 1/2 x1 कोष्टक y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका किसका सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये भी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी सूत्र आपको तैयार कर लेना। ये आपको बेसिक है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि यदि आपको बेसिक है, मैं कहीं भी कोई फार्मूला लगाऊंगा तो आप ये नहीं पूछोगे सर ये आया कहाँ से, तो ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी ध्यान रहे, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो खूब मेहनत से पढ़े। आगे क्या है आपका देख लेते हैं। अगर देखो ये आपका सूत्र आपको हो तो इसमें सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो सवाल लगाने की हम समझ रहे हैं, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और ये सब जो इसका आंसर आता बाबू, हम इसको माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि माइनस में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हम मार्ड में लिख देते इसको हम यहाँ पे मार्ड लगा देते हैं, या और कुछ लगा दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मार्ड क्यों लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे हाई स्कूल में मार्ड नहीं लगाते थे, यहाँ पे मार्ड से डिनोट करते हैं। आप बड़े हो गए हो, दूसरा नंबर कि अगर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी क्षेत्रफल की वैल्यू आएगी, और क्षेत्रफल लंबाई आयतन ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं कि -2 मीटर, ऐसा नहीं होता। मीटर भी जो भी होगा वो लंबाई ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे मार्ड का यूज करते हैं। जैसे सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है उस क्षेत्रफल जैसे दिया है, इसका दिया है 4,4, ए का दिया है 4,4, 3,2 और 3,16, 3b का दिया है 3,2 और इसका दिया है 3,16। ओके, लेकिन यहीं पे कहीं माइनस दिया है, उसको भी ध्यान देते हैं हम लोग। तो -2 और -3 है, मतलब ये -2 है, ये -3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ से आए, यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू देखो 4 दिया है, 4 लिख लो। y2 की वैल्यू क्या दिया है, -2 लिख लो, माइनस y3 की वैल्यू क्या दिया है, 16 दिया है, ऐसे लिख लो, प्लस x2 की वैल्यू देखो यहाँ से 3 दिया है, सॉरी ये x1 है, यहाँ से हमने गलत लिख दिया ना, ये हमने 1 इसको मान लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, अलग अलग जब 1 2 माने हो तो देखो ये हो गया, x2 की वैल्यू कितना है, 3 है, y3 की वैल्यू कितना है, 16 है, 3 है, y3 की वैल्यू 16 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस x3 की वैल्यू कितना है, -3 है, और -3 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। अब इसके बाद बात करते हैं y1 की वैल्यू कितना है, अब y1 की वैल्यू कितना है, 4 है, और इसके बाद y2 की वैल्यू कितना है, -2 है, और -2 और ये माइनस +2। यहाँ से हम कर लेते हैं मार्ड में 1/2, ये आपका हो जाएगा 4, और ये 16 और 2 18 माइनस में प्लस 16 में से 4 गए 12, 16 में से 4 गए 12, 3 गुणे 12 और माइनस 4 गुणे 2। ओके, 1/2
ये हो जाएगा 18 चौके 72, वो भी माइनस में, प्लस 12 दिया 36, 4 दूना 8, जोड़ लेते हैं 36 में से देखो क्या करते हैं 1/2 यहां लिख दे रहे हैं 1/2। अब देखो यहां से 72 में से 36 आपको घटाना है, तो 72 से जब आप 36 घटाओगे तो 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, और इसके बाद बचा यहाँ पे 6, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, मतलब 72 से 36 घटाओगे 36 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या -36 और प्लस 8 करोगे तो 36 और 8 कितना होता है 44, तो ये मिल जाएगा आपको -44। अब इसको जब मार्ट से आप बाहर निकालोगे तो +44 हो जाएगा, अर्थात 1/2 गुणे 44 इक्वल टू हो जाएगा कितना 22 मात्रक, मीटर मात्रक स्क्वायर होगा, जो भी होगा इकाई मात्रक स्क्वायर कितना, ठीक है ना। अरे यहाँ पे देखो क्या हुआ 4 2 6 होता है ना, और ये 3 पहले ही था, और ये 4 2 6 गुणे में 6 होगा बाबू, यहाँ पे 18 होगा, 18 होगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 36 और 36 18 54, यहाँ पे आपको 54 मिल जाएगा। अब आगे आप निकालोगे तो हो जाएगा 54/2 अर्थात 27 हो जाएगा, ठीक है। आपको मात्रक स्क्वायर ये 27 मात्रक स्क्वायर आपको मिल जाएगा आंसर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो ये आपका खत्म हो गया सरल रेखा में क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है इसका ढाल प्रवणता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर हमने कैसे हल किया, सभी का मान रख दिया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 27 मात्रक आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान देना, यदि यहाँ पे क्या हो, जैसे हमने क्या लिखा था अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने लिखा था कि 1/2 x1 लिखा था ना, y2 - y3 और इसके बाद प्लस x2, और इसके बाद क्या लिखा था हमने y3 - y2, और इसके बाद y2 नहीं y1 होगा, और यहाँ पे प्लस x3, और ये y1 - y2 हमने लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो शून्य हो, क्या हो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात यहाँ पे इक्वल टू इतना हो, इसके अगर शून्य होगा तो क्या होगा, जो त्रिभुज के तीनों बिंदु आपस में होंगे वो क्या होंगे संरेख होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब ये होता है कि जो तीनों ये बिंदु दिए गए हैं वो एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है, ना कि कोई त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, ये क्या होंगे आपस में सिर्फ संरेख होंगे, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमें क्या बताना है, रेखा की प्रवणता बताना है, ढाल बताना है, तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले दिन देखेंगे। इतना बता दिए, आप इसका रिवाइज करना, ठीक। धन्यवाद।